बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा है FATF ने, और आपने देखा कि वहाँ पे ये कहा गया कि 34 में से 30 पॉइंट्स जो हैं वो उस पर पाकिस्तान ने मुकम्मल अमल किया है, 4 पे कुछ रहता है। और साथ ही ये कह दिया कि जनाब दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ आप एक्शन पूरा करें, या मनी लॉन्ड्रिंग के जिनके ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस हैं उनको जल्दी उनके केसेस परसू करें, उनको सज़ाएं दिलवाएं। अब ये एक हुक्मनामा जारी हुआ जो कि आगे देखने के लिए, अगर आपके पास शवाहिद नहीं हैं, अगर आप सज़ा देने के लिए मुनासिब आपके पास मवाद नहीं है, तो अब आपको FATF की खुशनुदी के लिए शायद देनी हो सज़ा, इस वजह से कि वो आपको ग्रे लिस्ट में रख के बैठें। आम हालात में ये चीज़ ना होती, लेकिन जैसे हम कहते हैं हमेशा कि FATF जो है वो कहने को एक टेक्निकल अदारा है, लेकिन वो बड़ी क़ुव्वतों के इशारों पे चलता है, और उसमें बड़ी क़ुव्वतें आर्म ट्विस्टिंग करके अपने मतलब के लिए, अपने मतलब के फ़ैसले करवाने के लिए उन कमज़ोर मुल्कों से वो इस तरह के काम करते हैं कि उनको दबाए रखें, उनके ऊपर दबाव रहे। और FATF और IMF वगैरह ये, या ह्यूमन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशन, ये इनके पास इस तरह के हथकंडे मौजूद हैं। अब यहाँ जो बात हुई वो ये कि यहाँ पे टर्की को भी अब ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया गया। भारत में कल इसकी बड़ी खुशियाँ मनाई गई, जैसे ये अनाउंसमेंट हुई तो बहुत खुशी मनाई गई। टर्की का कसूर क्या था? भारत में खुशियाँ क्यों मनाई गई? भारत में इसलिए कि टर्की में तैयब एर्दोगान ने कश्मीर के मामले पे बड़ा वाज़े मौक़िफ़ इख्तियार किया। भारत के मज़ालिम को उन्होंने वाज़े तौर पे उजागर किया। उसके साथ साथ पूरी दुनिया में मुसलमानों की हमायत की, और जहाँ भी मुसलमान तकलीफ़ में हैं उनका ज़िक्र किया, ख़ास तौर पे फ़लस्तीन के मामले में। तुर्की के मजबूत स्टांस और उसका बोल्ड जो आप कह लीजिए कि रवैया है तैयब एर्दोगान साहब का, उस पर आपने मुजाहरा देखा अज़रबैजान में भी, जबकि आर्मीनिया के साथ उनकी जंग जारी थी। तो ये वो चीज़ें हैं, या फिर उनका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का फ्रंट जो पेश करते हैं वो अमेरिका के सामने, ये कतन इन क़ुव्वतों को हज़म नहीं हो सकता, लिहाजा उन्होंने इनको ग्रे लिस्ट में डाला। अब देखिए, कहने को ये कहा कि जी टर्की जो है, इसको हमने देखा है कि इनके जो लोग मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हैं, टर्की उनको सपोर्ट करता है, और बाज़ ग्रुप जो हैं वो फाइनेंशियल इरेगुलेटरीज़ कर रहे हैं उनके मामले में भी, यानी मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह कर रहे हैं, और उनके मामले में भी टर्की का रवैया नरम है। ये सूरत हाल जो है टर्की के ऊपर थोपी गई, जबकि कोई शवाहिद या इस तरह की बात नहीं की गई। अब ये ग्रे लिस्ट में रखना पाकिस्तान को टर्की की बड़ी सपोर्ट थी एक लिहाज से। FATF में हमें ग्रे लिस्ट से ब्लैक में ले जाने के लिए 3 कम से कम साथी चाहिए थे, मुल्क जो कि हमें हमायत करते कि इनको नहीं ले जाना चाहिए ग्रे लिस्ट से ब्लैक में, तो आप बच जाते हैं। लिहाजा वो 3 की हमायत में आपको 1 की हमायत तो ये आपके हाथ से निकली, और इसकी जगह लाजमी बात है पाकिस्तान को एक और मुल्क अपने लिए तैयार करना होगा। लेकिन टर्की के साथ ये बेइंसाफ़ी हुई, और ये वही बात है कि अमेरिका इखलाकी दिवालियापन मौजूद है, मुनाफ़क़त है, बेइंसाफ़ी और हर तरह की वो इरेगुलेटरी करें, लेकिन दुनिया को वो सबक सिखाते हैं इखलाकियात का, ह्यूमन राइट्स का। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रहने की वजह से तकरीबन $30 मिलियन का सालाना नुकसान भी होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें डीलिंग में भी मुश्किलात होती हैं, और वो आपको अपनी कड़ी शर्तें मनवाने की कोशिश करते हैं, जैसे IMF वगैरह है या वर्ल्ड बैंक है, ये आपसे शराइत ऐसी मनवाने की कोशिश करेंगे जो कि आपके लिए मुश्किल होगी उनको तस्लीम करना या उनके ऊपर अमल करना। पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में नहीं गया इस वजह से कि आपको चाइना, मंगोलिया और टर्की ने सपोर्ट किया। अब टर्की ख़ुद मसले में आ गया। लेकिन यहाँ पे आप यूँ देखिए कि जो FATF के चीफ़ मिस्टर प्लेयर हैं, उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पे कहा कि पाकिस्तान ने बड़ी मेहनत की है, 30 पॉइंट से मुकम्मल उन्होंने काम कर लिया है, और अब रह गए 4, उन पे भी पार्शल किया हुआ है और उनको करना चाहिए। चूँकि पाकिस्तान की हुकूमत की एक इंटेंशन है और उसकी बड़ी ज़बरदस्त इसके ऊपर उनकी प्रोग्रेस है, इसलिए
हमने ये डिस्कस ही नहीं किया इस मीटिंग में कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में ले जाना चाहिए या नहीं। लेकिन उसके बावजूद एक और जो चीज़ उन्होंने कही, मैं समझता हूँ कि ये अदारे भी और इनके लीडर जो ऊपर बैठे होते हैं, झूठ बोलने में ये कतन कोई हिचकिचाते नहीं, क्योंकि ये सारा काम जो है ये मुनाफकत पे मबनी है, बेइंसाफ़ी पे मबनी है, तो इसमें रियाकारी होगी, इसमें सच और इंसाफ की बात नहीं होगी। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा जी कि ये इल्ज़ाम गलत है कि भारत ने हमें कभी बुली किया या भारत ने हमारे ऊपर कोई असर अंदाज होने की कोशिश की। ये तो हमने टेक्निकल बॉडी है, अब बड़े आज़ाद है, इंडिपेंडेंट है, एक यूनानिमस फ़ैसला करती है, हमने बड़ी मेहनत से ये फ़ैसला किया। आप सोचिए कि ये इस चीज़ का इतराफ़ भारत के फॉरेन सेक्रेटरी ने ख़ुद किया था एक प्राइवेट मजलिस में कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का इंतज़ाम हमने किया है। उन्होंने वाज़े कहा कि हमारा इन्फ्लुएंस था, हमने यूज़ किया, वो बात बाहर निकल गई, अखबार में आ गई। अब आप सोचिए कि एक मुल्क वाज़े तौर पे ये कह रहा है कि हमने अपना इन्फ्लुएंस यूज़ किया, लेकिन दूसरा मुल्क इसके बारे में झूठ बोल रहा है, या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन FATF झूठ बोल रही है। FATF को इसमें कम से कम सोचना चाहिए था कि उनका अपना कुछ इमेज रह जाता, इस पॉइंट पे बात ना भी करते तो ठीक था। बहरहाल टर्की के साथ जो कुछ इन्होंने किया वो इंतहाई ज़्यादती का काम है। टर्की 1991 में इनका मेंबर बना और बहुत अरसे तक टर्की ने बड़ी मेहनत से काम किया और ऐसे केसेस, ऐसे कवानीन बनवाने के लिए कोशिश की, जद्दोजहद की, जिनसे कि मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह चेक हो सके। पाकिस्तान के मामले में भी उन्होंने एक असूली मौक़िफ़ इख्तियार किया, लेकिन दुनिया उसको, भारत ख़ास तौर पे उसको कहता रहा कि जी ये जहादी टेररिस्ट जो हैं उनको सपोर्ट करता है टर्की भी। दर हकीकत भारत के अपने मसाइल थे जिनके ऊपर तैयब उर्दगान ने तनकीद की, और भारत फिर अमेरिका के साथ मिलके, जो कि आजकल उनके स्ट्रेटजिक पार्टनर हैं, ये काम करवाया कि टर्की को उठा के तो उन्होंने ग्रे लिस्ट में डलवा दिया। पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक़ है, टर्की के साथ मरासम होने की वजह से आपने देखा कि टर्की हर सतह पे हमें मदद करता रहा। आपको याद होगा कि तहरीक लब्बैक ने बहुत ज़बरदस्त मुज़ाहरे किए थे उस ज़माने में कि फ़्रांस के वज़ीर आज़म ने ऐसे बयानात दिए, ऐसी बातें की जो इस्लाम के ख़िलाफ़ थी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस के ख़िलाफ़ थी। लिहाजा उस पर बड़े एहतजाज हुए और उन्होंने डिमांड किया कि यहाँ से अपने फ़्रांस के सफ़ीर को निकाला जाए। सफ़ीर निकाला नहीं गया, लेकिन टर्की के वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने, या टर्की के सदर तैयब उर्दगान और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने, इन्होंने मिल के फ़्रांस की काफ़ी इसके ऊपर मज़म्मत की और उनका जो ये सेकुलरिज़म के जो नारे थे उस पे उनको ज़लील किया कि ये आपने इस तरह की बात की है। लिहाजा वो आज फ़्रांस भी टर्की को, पाकिस्तान को उसी नज़र से देखता है और मगरबी दुनिया के साथ मिल के इन्होंने टर्की के ख़िलाफ़ भी ये खेल खेला। तालिबान के साथ जो हमारे ताल्लुक़ थे, वास्ता थे, इसमें भी आप अमेरिका का दोगलापन देखें। पाकिस्तान बात करे तालिबान से, अफ़गान तालिबान से, तो पाकिस्तान दहशत गर्दों का मददगार है। लेकिन अगर अमेरिका पाकिस्तान से कहे कि आप मेहरबानी करके हमारी बातचीत करवा दें और आप बातचीत करवाएं उनसे, और उसमें माहदे में अमेरिका लिख के भी दे के आए कि इनको हम टेररिस्ट की लिस्ट में से निकलवाएंगे, लेकिन ना तो वो उधर से निकलवाए और उल्टा पाकिस्तान को कहे कि आप दहशत गर्दों को सपोर्ट करते हैं और ख़ुद दहशत गर्दों से माहदे करके तो निकल जाए, उससे बड़ी मुनाफकत और क्या हो सकती है। अब टर्की के साथ जो इनका खेल था, मैं इसलिए ये दोनों का इकट्ठे बात कर रहा हूँ कि टर्की और पाकिस्तान को उन्होंने एक ही ब्रैकेट में रखा है। गो के टर्की जो है वो खासा दलेराना तरीके से मुकाबला कर रहा है पाकिस्तान के मुकाबले पे, पाकिस्तान के अगर हम कंपेयर करें तो। अब टर्की ने जो किया है उसने अब लाजमन ये मसले उसको भी आएंगे, इसके इकॉनमी के प्रॉब्लम्स, और ये कोशिश करेंगे कि टर्की के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ाम लगा के तो उनको इस मसले में उलझाए रखें। टर्की को डाउनग्रेड करने में, जो ग्रे लिस्ट में लाने में G7 उनकी पॉलिसी इन FATF, जो उन्होंने FATF में अपनी पॉलिसी रखी हुई थी G7 में, उसमें उन्होंने अपने कंसर्न ज़ाहिर किए जो कि झूठ हैं। झूठे कंसर्न्स उन्होंने ज़ाहिर किए और उनके मसलन रियल एस्टेट का कहा कि जी टर्की में रियल एस्टेट जो है वो कोई भी ले सकता है और वहाँ पे बड़ी बूम, भाई उनकी अपनी पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से रियल एस्टेट में हुआ। इसी तरह सोने के ज़खायर या सोने के उनकी जो रिज़र्व्स हैं वो, या बैंकिंग सेक्टर में बाज़ चीज़ें इन्होंने पॉइंट आउट की
जो कि बिल्कुल गलत हैं। अब टर्की में रियल इस्टेट की जो बूम आई है वो उन्होंने एक नई इमिग्रेशन की पॉलिसी दी है जिसकी वजह से ये बूम आई है, और इसी तरह उनके पास अब तकरीबन 20 टन के सोने के रिजर्व्स भी पड़े हुए हैं। अमेरिका को उन्होंने आंखें दिखाई हैं कि जनाब आपने F-35 एयरक्राफ्ट बनाना था, उसमें आपने $1.4 बिलियन हमसे वसूल किए, अब हमें निकाल दिया आपने उस प्रोजेक्ट में से, अब हमें आप F-35 तैयारे नहीं दे रहे तो हमारा पैसा वापस करें। अब अमेरिका का आपको पता है पाकिस्तान ने भी एक दफ़ा F-16 के पैसे दिए थे और वो उन्होंने वापस करने से इनकार किया, उल्टा उनकी जो स्टोरेज थी उसके पैसे पाकिस्तान से लेने शुरू किए। तो ये एक मसला है जो कि टर्की भी आज फेस कर रहा है कि उसको बजाय इसके पैसे वापस करने के उल्टा उसको ग्रे लिस्ट में डलवा दिया। अमेरिका के साथ पहले ही ताल्लुकात टर्की के ख़राब हुए उस वक्त जबकि टर्की ने S-400 मिज़ाइल का रूस के साथ एक माहिदा किया, वो बल्कि उनको मेरा ख्याल है S-400 मिज़ाइल मिल भी गए हैं। अमेरिका कहता रहा कि ये आप माहिदा जो है वो इसको कैंसिल करें, क्योंकि टर्की को उन्होंने कहा जी आप नेटो के मेंबर हैं हमारे साथ और ये माहिदा आप ख़त्म करें। टर्की ने ये माहिदा ख़त्म करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद टर्की के ऊपर कई किस्म की पाबंदियाँ लगाईं, अमेरिका ने पाबंदियाँ लगाईं, और वही अमेरिका की जो पाबंदियाँ हैं उन्हीं का शाखसाना, उन्हीं का आगे ये एक स्टेप है कि टर्की को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। अब आप देखिए कि तैयब उर्दगान इन एनी केस एक बोल्ड लीडर है, एक ऐसा इलेक्टेड लीडर है टर्की का कि जो कि मगरबी दुनिया को ख़ातर में नहीं लाता। अब आप देखिए कि मगरब में जो 10 उनके सफ़ीर थे, जिसमें अमेरिका, जर्मनी और 8 दूसरे मगरबी ममालिक के सफ़ीर हैं, इन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट दी और तकसीम भी की है, उसको सोशल मीडिया पे भी डाला, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो उस्मान कावला है, उस्मान कावला 64 साल का एक आदमी है जो कि ईरान में पैदा हुआ, लेकिन टर्की में वो कुछ अपने आप को खैराती कामों में कहता था कि जी मैं मसरूफ़ हूँ, ये करूँ, लेकिन वहाँ पे उसके कुछ शवाहिद मिले थे कि ये जो तैयब उर्दगान के ख़िलाफ़ वहाँ बगावत हुई थी उसमें ये आदमी शरीक था और इसने भी वहाँ बगावत को बढ़ाने के लिए काम किया, लिहाजा इसको उन्होंने जेल में डाल दिया। अब ये 10 मुल्क जो हैं उसकी हमायत में बयानात दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जी इसको रिहा किया जाए, बल्कि ये वार्निंग दी इन्होंने, जो ह्यूमन राइट्स के कोई यूरोप के आप कह लीजिए कि वॉच डॉग्स हैं, उन्होंने इनको टर्की को वार्निंग दी कि अगर आप इस साल के आखिर तक इसको रिहा नहीं करते तो फिर आपके ख़िलाफ़ हम मज़ीद एक्शन करेंगे। ये वो चीज़ें हैं जो कि टर्की को आज आप कह लीजिए कि मसाइल पैदा कर रही हैं। लेकिन ये देखिए कि तैयब उर्दगान ने फ़ौरन फ़ैसला किया कि वो इन 10 मुल्कों के जो सफ़ीर हैं उनको निकाल देंगे। उन्होंने ये कहा कि ये सफ़ीर हमारे मुल्क में बैठ के हमें ही सबक देना चाहते हैं, हम जानते हैं हमने क्या करना है, क्या और इनके मुल्कों में जाके बैठ के कोई इस तरह इनको सबक दे सकता है। तो ये एक रिएक्शन टर्की की तरफ से आया कि वो 10 मुल्कों के सफ़ीरों को निकाल के बाहर मारना चाहते हैं। लेकिन इस असना में इन हालात की वजह से टर्किश लेरा जो है वो अपनी बहुत सारी कीमत खो बैठा है। डॉलर के मुकाबले में इनकी पाकिस्तान के रुपए की तरह लेरा भी काफ़ी कमज़ोर हो गया है, जिससे अंदाज़ा है कि टर्की को काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना होगा इकानमी के नुक्ता निगाह से। लेकिन मगरबी दुनिया के हथकंडों को हम सब समझते हैं, उसका इलाज एक ही है कि आप बहादुरी से पूरी कौम मुत्तफ़िक हो के इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद के साथ इनको फेस करे, मुकाबला करे, तो फिर आप वक्त अपना गुजार जाते हैं। ईरान ने बहुत सारी मुश्किलात काटी हैं, लेकिन उन मुश्किलात के बावजूद उस कौम का हौसला बुलंद है। हमें भी अपने हौसले को बुलंद रखना चाहिए और इन क़ुव्वतों के अज़ाइम को नाकाम बनाना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अफ़वाज पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।